समय चाहे जैसा हो, हर अनुभव कुछ सिखाकर जाता है। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इमली न्यूज में आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार के बाद मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि वो चुनाव नहीं आ रही हैं, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने मंगलवार आज शाम को 4 बजे चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा, संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। ममता ने इस्तीफे के बारे में कहा, मैं क्यों जाऊंगी, हम तो हारे नहीं हैं। हार का सबूत देते तो इस्तीफा देते, जोर जबरदस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफा देना होगा तो नहीं, मैं अभी इस्तीफा नहीं दूंगी। ये कहना चाहती हूँ, हम चुनाव नहीं हारे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को मुख्य लेने। ममता ने कहा, पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफा देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता देवजीत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसी बातें वो बोल रही हैं उनसे वो खुद को ही हास्यास्पद बना देगी। वो किस दिनों तक प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। इस तरह की हास्यास्पद बातों को कोई उत्तर भारतीय जनता पार्टी या संविधान में विश्वास करने वाली कोई पार्टी नहीं दे सकती। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो राज्यपाल अपने मताधिकार का उपयोग करते मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। इसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा 6 महीने तक सदन की सदस्यता हासिल न करने पर भी राज्यपाल उस मंत्री या मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों, विधानसभा, विधान परिषद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। उसके मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल इस पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही खुद न खुद भंग हो जाएगी। अनुच्छेद 172 ये भी कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियम तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा 6 महीने तक सदन की सदस्यता हासिल न करने पर भी राज्यपाल उस मंत्री या मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। साथ ही 172 राज्य विधानमंडलों जो अनुच्छेद है कार्यकाल से भी जुड़ा है। इसके मुताबिक इस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही खुद ब खुद भंग हो जाएगी। अनुच्छेद 172 ये भी कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। एक वोट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहाँ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहाँ टीवी के प्रत्याशी श्रीनिवास सेतुपति ने मात्र 1 वोट के अंतर से जीत हासिल की है। वो एक मंत्री को हराया जो द्रविड़ मुनेत्रम कशगम के मंत्री के आर पेरिया करप्पन तिरुपत्र सीट से महज 1 वोट से हार गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सुपरस्टार विजय की पार्टी की टीवी ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। विजय ने पेरम्बूर और ईस्ट त्रिची दोनों सीट पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। तमिलगा बैनी कचकम यानी कि टीबीके ने राज्य में सबसे अधिक सीटें जीत का इतिहास रच दिया। इस बीच तमिलनाडु विधानसभा की एक सीट चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ डीएमके उम्मीदवार को मात्र 1 वोट से हार मिली है। डीएमके के मंत्री KR पेरियाकरप्पन को तिरुपत्र विधानसभा सीट पर सिर्फ 1 वोट के अंतर से पराजय मिली, वो भी 30वें राउंड में। यह नतीजा दिखाता है कि चुनाव में एक वोट किस तरह किस्मत बदल सकते हैं। और विजय का जो है ड्राइवर भी अच्छी सी वोटों से जीता है। इधर बात करें देश की राजधानी से तो दिल्ली शराब मामले की कार्रवाई को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वरिष्ठ वकील नियुक्त किए जाएंगे, यानी एमिकस क्यूरी हम आपको बता दें, इसका जिक्र, इसका जो होता है अर्थ होता है न्यायालय का मित्र।
एक ऐसा व्यक्ति, वकील या संगठन जो किसी भी कानूनी मामले में सीधे तौर पर पार्टी नहीं होता है, लेकिन न्यायालय किसी भी जटिल मामले में सलाह, विशेषता या जानकारी लेकर निर्णय लेने में सहायता करता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि न्यायमूर्ति श्रवणकांत शर्मा बीजेपी सरकार के सानिध्य में है या उनके बच्चे उससे लाभ लेते हैं, लिहाजा उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है उनको। फिलहाल निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 8 मई तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी है। साथ ही कहा कि सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बाद ही मामले को आगे बढ़ाना उचित होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियर राशिद को 10 मई तक एम्स में अपने पिता से मिलने की अनुमति दी। अदालत ने कहा चूंकि अपीलकर्ता के पिता पहले से ही एम्स में भर्ती हैं और 28 अप्रैल के आदेश का उद्देश्य अपीलकर्ता को अपने पिता के साथ समय बिताने का अनुमति देना था, इसलिए आदेश में संशोधन किया जाता है और अपीलकर्ता को 10 मई तक प्रतिदिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक अपने पिता से मिलने की अनुमति दी जाती है। आग लगने की घटनाएं कम नहीं हो रही। आज दिल्ली में आरबीआई भवन में आग लग गई। दमकल कर्मियों की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची गई। अधिकारियों ने बताया कि आग सोलर पैनल वाले एक बॉक्स से लगी थी। कल भी आग लगी थी, परसों भी आग लगी। दिल्ली में लगातार आगे लग रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारियों की रक्षा की। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने 29 अप्रैल को आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि श्री कपूर ने फिल्म जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है और उनके नाम, आवाज, छवि, शक्ल, तस्वीर, अद्वितीय व्यक्तित्व और हस्ताक्षर को किसी भी प्रकार से दुरुपयोग से संरक्षित यानी सुरक्षित रखना चाहिए और किसी को भी उनकी कॉपी करने का राइट नहीं है। बात करें हम गुजरात से। ओडिशा के मुख्यमंत्री 3 दिवसीय व्यापारिक दौरे पर गुजरात में है, जहां उनका लक्ष्य बड़े निवेश करना है। इस दौर में वस्त्र, रसायन और पेट्रोकेमिकल, धातुओं से संबंधित उद्योग और फार्मास्यूटिकल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात करें कर्नाटक से तो श्रृंगेरी में मतगणना की पुनः गणना मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया, इसे वोट डकैती करार दिया। श्री सिद्धरामैया ने तत्कालीन बसवराज बोम्मई की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के साथ मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मतगणना के बाद डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डाक मतपत्रों में कथित छेड़छाड़ के आरोप में श्रृंगेरी विधायक जीवराज के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल रोक लगा दी है। बात करें केरल से तो केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों ने पार्टी को बुरी तरह प्रभावित किया। एके एंटनी ने संकेत दिया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के लिए विपक्ष के नेता वेणुगोपाल, वी.डी. सतीशान और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला के नाम पर फिलहाल चर्चा है। मलयालम अभिनेता संतोष नायर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 1980 के दशक की शुरुआत से 100 से अधिक फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय कर चुके संतोष मलयालम दर्शकों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थे। एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल ने तमिलनाडु में टीवी के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस की खुलेपन का संकेत दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि तमिलनाडु में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस उभरते प्रदेश को ध्यान में रखते हुए तदनुसार निर्णय लेगी। केरल विधानसभा चुनाव में वामपंथी विरोधी मतदान ने यूडीएफ की जीत की ओर बड़ा संकेत बना दिया। वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशान, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल ने इस भारी जीत का गठबंधन के भीतर एकजुट टीम वर्क, जनता को दिए गए आश्वासनों और वादों, सुनियोजित चुनाव प्रचार और निवर्तमान एलडीएफ सरकार की कुशासन और भाई भतीजावाद को दिया। ताली पारंबा, पय्यानूर और अंबल पूजा जैसे कुछ गढ़ों में वामपंथियों की करारी हार ने उनकी प्रतिष्ठा को और भी कम कर दिया। जहां यूडीएफ समर्थित सीपीआई-एम के बागी दलों ने निर्णायक जीत हासिल की है। बात करें तमिलनाडु की तो बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक की। आज टीवी के तमिलनाडु में सरकार गठन की तैयारी में फिलहाल जुटी है। असल में पार्टी के पास 107 विधायक हैं, क्योंकि टीवी के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिपूर दोनों से जीत हासिल की है, यानी कि एक सीट छोड़नी पड़ेगी। एम के स्टालिन का कहना है कि डीएमके को मिले 1.5 करोड़ वोटों का हिस्सा जनता के विश्वास को दर्शाता है। स्टालिन ने कहा मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलना और उन्हें धन्यवाद देना डीएमके का कर्तव्य है और उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों से ऐसा करने का आह्वान किया। तमिलनाडु की जनता ने गठबंधन सरकार का समर्थन किया। बीसी के थिरुमावलन उन्होंने कहा जनता ने 2026 में गठबंधन सरकार का समर्थन किया है, जो कि बीसी के द्वारा 2016 के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के 10 साल बाद है, जब यह मक्कल नाला कुटानी का हिस्सा थी। सीपीआई का कहना है कि अगर बीजेपी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगते हैं तो पार्टी इस पर फैसला लेगी। हमें अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अगर वे हमसे संपर्क करते हैं तो हम इस पर विचार जरूर करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमें हर राजनीतिक दल का सम्मान करना चाहिए।
पार्टी के सचिव एम वीर पांडियान ने कहा ये बात। एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा फिलहाल दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। लोक भवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने उनसे यानी कि स्टालिन से अनुरोध किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वे अपने पद पर फिलहाल बने रहे। डीएमके के निवर्तमान विधायक परमंथन ने कोलाथूर में स्टालिन की हार के लिए शेखर बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में आई प्रथम ने पूछा, हमारे नेता की पराजय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बिना किसी शर्म भय या लज्जा के उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है। बात करें वेस्ट बंगाल से तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम टीएमसी के चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाया। पार्टी के कई कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तोड़फोड़ में शामिल था। उन्होंने कहा टीएमसी के भीतर प्रतिनिधि गुटों की एक करतूत हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के साथ टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई। भाजपा ने उत्तर और दक्षिण पश्चिम बंगाल में अपने मजबूत गढ़ बरकरार रखे हैं और तृणमूल के गढ़ कोलकाता और आसपास के जिलों में अपनी पैठ बनाई है। पार्टी का वोट शेयर जो है आपका 45.8% तक पहुंच गया है, जबकि टीएमसी का वोट प्रतिशत गिरकर 40.8 हो गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम वोटों में विभाजन तृणमूल कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे से भाजपा को फायदा हुआ है। मालदा की 12 सीटों में 6 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार या तो जीतते हुए या आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जब मतदाताओं का 50% हिस्सा मुस्लिम है। आंध्र प्रदेश से करें बात तो एक दशक के बाद दक्षिण तट रेलवे जोन अधिसूचित मुख्यालय विशाखापट्टनम में परिचालन 1 जून से शुरू होगा। भारत का 18वां रेलवे जोन जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा 1 जून 2026 से मौजूदा ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे से अलग करके बनाया जाएगा। इसमें गुंटूर, विजयवाड़ा और नया विशाखापट्टनम डिवीजन शामिल होगा। बात करें बिहार से तो बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा यानी कि परसों, जिसमें मोदी अमित शाह उपस्थित रहेंगे। बात करें असम से, हम सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने कहा अपनी इस करारी हार के लिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की क्योंकि वे विपक्षी गठबंधन के कप्तान थे। असम विधानसभा में विपक्ष नेता न होने की संभावना है क्योंकि 126 सदस्यीय सदन में 19 सीटों के साथ कांग्रेस आवश्यक संख्या से 2 सीटें पीछे 21 सीटें उन्हें चाहिए थी। फिलहाल देखते हैं क्या होगा। असम में भाजपा की लहर ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बेटों को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस चुनाव में न केवल भाजपा के वर्चस्व को और मजबूत किया बल्कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी गौरव गोगोई, देवव्रत सेकिया और दिंगता बर्मन को यह हार भी देखी है। इसी बात को अहमद विश्वा शर्मा ने भी कहा है कि राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे अभी तक अपने पिता से अपनी स्वतंत्र पहचान तक नहीं बना पाए, जो एक बड़ी शर्म और गंभीर बात है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत से घुसपैठ विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी। शर्मा का कहना है कि टीएमसी भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने में बाधा बनी हुई थी, जो कि इस बाधा को दूर हो जाएगी। अब बात करें उत्तर प्रदेश से तो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि दूसरों की जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी ने सुबह आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 200 लोगों से मुलाकात की और महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन परिसर के सामने बैठे लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1984 के हत्या मामले में 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। 42 वर्षों बाद बरी किए जाने के बाद फैसले को पलट दिया। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने 4 मई को राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। बात करें हम राजस्थान से तो भारत पाकिस्तान सीमा के पास थार रेगिस्तान में दुर्लभ कारागल पक्षी देखे गए। पर्यावरण के नुकसान, विखंडन और प्रतिशोधात्मक हत्याओं के कारण इस बिल्ली प्रजाति की आबादी में 95% अधिक की गिरावट आई है। पंजाब से बात करें तो यात्री के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आग लगने के बाद चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर आपातकालीन निकासी की गई। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल तक पहुंचा दिया गया है। उनकी देखभाल के लिए टीम तैनात है। इधर राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसदों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल हुए कई पूर्व आम आदमी सांसदों को राज्य एजेंसियों द्वारा धमकाया और दबाव डाला जा रहा है, तब से वो उसमें शामिल हुए बीजेपी में। स्थानीय खबरों में कैबिनेट मंत्री खेड़ा ने भीमताल में 3 मोटर मार्ग पर 1 करोड़ 68 लाख की लागत से डामरीकरण सुधारीकरण कार्यों पर लोकार्पण और शिलान्यास किया। भीमताल ब्लॉक के तल्ली ताल से भीमेश्वर मोटर मार्ग खराब था, साथ ही चंदा देवी से हरिनगर मोटर मार्ग अत्यधिक खराब था, जिस कारण पर्यटकों, ग्रामीणों, किसानों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बरसात के दिनों ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मंत्री राम सिंह खेड़ा से मोटर मार्गों पर सुधारीकरण और डामरीकरण करने की मांग की थी।
खेड़ा ने जनता की समस्याओं को देखते हुए तल्लीताल से भीमेश्वर मोटर मार्ग पर डामरीकरण व सुधारीकरण के लिए 1,04,00,000, चंदा देवी से हरिनगर मोटर मार्ग व डामरीकरण के लिए 59 लाख, विनायक में टाइल निर्माण सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख और 3 मोटर मार्गों पर डामरीकरण व सुधारीकरण तो 1,68,00,000 की स्वीकृति के बाद लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम किया। इधर हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मंडल अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा 50 करोड़ से अधिक की ऊपर की लागत से कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की। गौ मंडल आरसी तिवारी द्वारा अवगत कराया है कि मंडल के अंतर्गत 50 करोड़ से ऊपर की 45 कार्य 17 विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। स्वीकृत 45 गतिमान कार्यों की कुल धनराशि लगभग 14,726 करोड़ है। जमरानी बांध, PIU हल्द्वानी, सिंचाई, एम सैटेलाइट किच्छा, पन्नगर एयरपोर्ट, PMAY रुद्रपुर, PIU नैनीताल वाइब्रेंट प्लेन्स शामिल है। आशा है आपको खबरें अपडेट रखेगी होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।